What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 9 of the GNG 3.0 और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टाफिंग को, जिसका हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था और आधा बचा हुआ खत्म कर देंगे। जल्दी से जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपने बैकलॉग सारे कवर कर लिए हैं, रिवीजन अच्छे से कर लिया है, अटेंडेंस लगा दो। बिजनेस स्टडीज के आज 6 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, दैट इज 50% ऑफ योर सिलेबस। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के मैंने आप लोगों को इंटरनल सोर्सेज बताए थे कि इंटरनल सोर्सेज का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर लेना, जिसके अंदर हमने ट्रांसफर और प्रमोशन को पढ़ा था, है ना। ट्रांसफर में क्या होता है, सारी चीजें सेम रहती है, बस एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रमोशन में क्या होता है, नीचे से ऊपर, मोर पे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर फ्रीडम, मोर रिस्पेक्ट, सारी चीजें बेटर होती हैं। उसको हम वर्टिकल बेसिकली रिक्रूटमेंट भी बोल देते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेस कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किस किस फॉर्म में आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बहुत आसान, बहुत सिंपली ये बेटा फैक्ट्रीज वगैरह में चलता है, जहां पे बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत नहीं होती, तो इनके इंटरव्यूज वगैरह बहुत इजीली, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने फैक्ट्री के गेट पे एक बैनर लगा दोगे जिसके ऊपर लिख दोगे कि ये रिक्वायरमेंट है, इस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर केपेबल तो आप वॉक इन कर सकते हो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। तो कोई भी इसका प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली एक बैनर लगाओ, बैनर लगा के लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, और अगर वो अपने आप को केपेबल समझेंगे तो वो वॉक इन कर जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट a notice at the gate of their office or factory or workshop stating the vacant job positions, कि ये job positions खाली है। This method is most suitable for unskilled job positions, sweeper के लिए, PN के लिए, इस तरीके की jobs के लिए बेस्ट रहता है। खर्चा वर्चा कुछ होता नहीं है ना इसके अंदर। ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Then we have casual callers। सर कैजुअल कॉलर्स क्या होता होगा? देखो बच्चों, हम जब भी कोई इंटरव्यू राउंड करते हैं या हम जब भी कोई रिक्रूटमेंट करते हैं, तो अगर मुझे 2 लोगों की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि मुझे 2 ही पसंद आए, हो सकता है मुझे 5, 7, 10 लोग पसंद आए। अब मैंने 2 जॉब वैकेंसीज निकाली, 100 लोग इंटरव्यू के लिए आए, अब मुझे 5 अच्छे लगे, अब मुझे रखने तो 2 ही हैं। तो मैं क्या करता हूं उस केस में, 2 को तो इमीडिएटली ज्वाइन करा लेता हूं, 3 को मैं वेटिंग लिस्ट में डाल देता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि भैया आप हमें बहुत अच्छे लगे, आप थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही कोई नई पोजीशन आएगी उसमें हम डायरेक्टली आपको बुला लेंगे। तो कंपनीज के पास ना एक वेटिंग लिस्ट तैयार हो जाती है पोटेंशियल अच्छे कैंडिडेट्स की। तो जैसे ही उनको रिक्वायरमेंट लगती है या नेक्स्ट टाइम कोई भी पोजीशन आती है, तो वो डायरेक्टली पूरा प्रोसेस ना करके सीधा उस लिस्ट में से लोगों को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ हुआ होता है। इसको हम बोल देते हैं क्या भला, कैजुअल कॉलर्स। तो कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट है, एक वेटिंग लिस्ट है, बेसिकली प्रीवियसली टेस्टेड कैंडिडेट्स की, जिनमें से आप अपॉइंटमेंट कर लेते हो। तो क्या बोल रहा है, generally the large organization maintain an application file in which they keep all the pending applications with the job seekers leave with the reception. This application file is considered as a waiting list. Whenever there is a job vacancy, the suitable candidates from the waiting lists are called. Very simple. ठीक है सर। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग तो बहुत पॉपुलर है। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है कि सिंपली आप एड दिखा दो। एडवर्टीजमेंट टीवी पे हो सकता है, एडवर्टीजमेंट मैगजीन्स पे हो सकता है, न्यूज़पेपर्स में हो सकता है कि भैया हमारे यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, इफ यू वांट टू ट्राई आप आ सकते हो। एडवर्टीजमेंट टीवी पे भी हो सकता है, अलग अलग मीडिया फॉर्म्स पे भी हो सकता है। बस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं। देखो बोल रहा है द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड इज एडवर्टाइजिंग अबाउट द वेकेंट जॉब पोजीशन। इट्स डिसएडवांटेज इज दैट एडवर्टाइजिंग में ब्रिंग अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है सर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, समझो। ये दोनों ना एक ही चीज है, बेसिकली दोनों एक ही चीज है। सर फिर अलग अलग क्यों बनाया पॉइंट, हमारा सिलेबस क्यों बढ़ा? समझो बच्चों, एक है गवर्नमेंट ओरिएंटेड और एक है प्राइवेट ओरिएंटेड। देखो गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि सारे लोगों को जॉब्स मिले, और प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जिनका बिजनेस ही ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वो प्राइवेट एजेंसी हूं। अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि भैया ऐसा है, हम लोग जो है
जॉब करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी बहुत सारी कंपनीज में टच है, मैं उन कंपनीज से बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है क्या इन कंपनीज में पोजीशंस हैं। तो मेरा क्या काम होगा, मेरा काम होगा स्टूडेंट्स को कंपनी से मिलाना, कंपनी को स्टूडेंट से मिलाना, अगर मैं ये काम करूँ तो। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया, एक प्राइवेट बॉडी हो गया, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, कंपनी को कैंडिडेट दे दूंगा एंड इन रिटर्न मैं कंपनी को बोलूंगा भैया एक अमाउंट मुझे भी चाहिए, राइट। तो ये जो ऑल्टरनेटिव है, ये क्या हुआ, ये काम हुआ बच्चों प्लेसमेंट एजेंसीज का एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बेसिकली हाई एंड जॉब्स के लिए काम करते हैं, जैसे सीओ ढूंढने में, सीएफओ ढूंढने में, सीटीओ ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, जो हाई एंड जॉब्स हैं, राइट। इसी तरीके से सरकारी एक्सचेंजेस भी होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज भी होती हैं, जहां पे लोग अपनी एप्लीकेशंस छोड़ जाते हैं, सीवीज छोड़ जाते हैं, वहां पे कंपनीज भी होती हैं। दोनों को जो बेस्ट सूट लगता है वहां से जॉब मिल जाती है, जॉब ढूंढने वाले को जॉब मिल जाती है, कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है। अगर सरकारी है तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज अ मिडलमैन। वही काम जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी कर रही है वही सरकारी भी करते हैं, बिटवीन जॉब सीकर्स, जॉब ढूंढने वाले, and the organizations who have vacant job positions. The records of the employment exchange are often not updated. ये इसका बच्चों एक ड्रॉबैक है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, अब तुम्हें पता है रेड टेपिज्म तो होगा ही होगा, डिलेज होंगे ही होंगे, तो रिकॉर्ड्स जो है ना बहुत पुराने पुराने होते हैं, अपडेटेड होते ही नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसीज में क्या है, दे प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल, जहां डिमांड है वहां सप्लाई है, दोनों को मिला देते हैं, राइट। दीज एजेंसीज इनवाइट बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू द सूटेबल क्लाइंट्स। ठीक हो गया, परफेक्ट सर। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेज कैंपस, बच्चों कॉलेजेस में जाती है ना कंपनीज, जॉब लेके जाती हैं, वहां बच्चों को अपॉइंट कर लेती हैं, हायर कर लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस, technical institutes to get fresh graduates, right, or the people with the latest technological know-how. The organizations prefer fresh graduates because they can be molded according to requirements. अपने अनुसार उनको बदल सकते हो तुम, ठीक है। Recommendation from present employees का क्या मतलब होता है, जैसे आज मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, जब जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो मैंने जब स्कूल छोड़ा ना बच्चों, जब मुझे लगा कि यार मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है स्कूल में और मैं काम इतना नहीं कर पा रहा, अगर मैं इतना टाइम ऑनलाइन को दूंगा, यूट्यूब को दूंगा, तो मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ा पाऊंगा। स्कूल में तो मैं 11th-12th में लिमिटेड बच्चे पढ़ाता था भाई, 11th क्लास में 50-60 बच्चे, क्लास 12th में 60-70 बच्चे, बस उतना ही पढ़ा पाता था। तो उतना ही टाइम जब मैंने यूट्यूब को दिया तो मैं लाखों बच्चे पढ़ा पाया, राइट। तो बेसिकली जब मैं छोड़ने लगा तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि सर आपके नॉलेज में कोई और फैकल्टी है क्या आपके जैसी, कि हम उनको आपकी प्लेस पे देख सकें, उनको हम समझ पाए कि आपकी तरह वो भी पढ़ाएंगे, उसी तरीके से चलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट एम्प्लॉई या तो रेकमेंड कर दे या इन्फॉर्म कर दे मैनेजमेंट को कि देखो ये एक अच्छा कैंडिडेट है, मेरे जानकार हैं, क्योंकि यूजुअली सब टच में होते हैं ना बेटा, वो है। देखो बोल रहा है समटाइम्स द सीनियर नहीं, ये तो हो गया। मैनी फर्म्स एनकरेज देयर एम्प्लॉइज टू रेकमेंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अदर नोन पीपल टू फिल द पोजीशन। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेटा ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, इसका काम होता है जो लेबर वाला कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं ना, अब सपोज मुझे घर बनवाना है, राइट, अब मैं इतने सारी लेबर कहां से ढूंढ के लाऊं, तो मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लूंगा, मैं उसको बोलूंगा भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप ठेकेदार हो, आप मेरे से ठेका लो और आप सारा काम करवाओ। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, द पर्सन हु मेंटेन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस, राइट। द जॉबलेस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बेसिकली कमीशन चार्ज करते हैं अपनी सर्विस के लिए, ऑफ कोर्स भाई वो उसका काम है ना। इसके बाद आता है बच्चों एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। ये पीछे आ गया एडवर्टीजमेंट सेम है, बस टीवी के लिए सेपरेट बना दिया, कुछ नया नहीं है। लास्ट आता है हमारे पास वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे जॉब्स पोस्ट करना, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, naukri.com, jobstreet.com, आजकल लिंक्डइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो जहां जहां पे हम इंटरनेट के थ्रू जॉब सीख करते हैं उसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग, www। In internet, there are certain websites designed to provide information regarding job seekers and companies, right? The common websites are naukri.com, monster.com, ये सब बच्चों इसमें आ जाता है। फिर एक डिफरेंस आ रहा है इंटरनल एक्सटर्नल का, हमेशा की तरह आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, सब पढ़ा दिया मैंने, सेम वही चीज लिखी हुई है अलग से, ठीक है। हाँ सर। अब आ रहा है बच्चों सिलेक्शन।
ठीक है। सिलेक्शन का क्या मतलब है बेटा? सिलेक्शन का मतलब कि जितने लोग रिक्रूटमेंट में आए हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बुला तो लिया, इंड्यूस कर दिया, मोटिवेट कर दिया, एनकरेज कर दिया कि हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। अब वो आ तो गए, अब उनको नौकरी सेलेक्ट भी तो आप करोगे ना। भाई 20 लोग आ गए, तुम्हें 2 चाहिए, तो 18 को मना भी तो करना है। तो देखो सिलेक्शन ना एक नेगेटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सर क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो बहुत पॉजिटिविटी देता है, वो बहुत होप्स देता है, वो बहुत ऐसा देता है कि यार तुम्हारी जॉब मिल जाएगी, तुम आ जाओ। पॉजिटिव प्रोसेस हुआ ना। यहाँ पे तुम 20 में से 2 रखोगे, 18 को मना करोगे, तो कितनी नेगेटिविटी आएगी लोगों के अंदर कि यार मैं शायद इस काबिल नहीं हूं, मेरे में क्या कमी थी। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है बच्चों। क्या बोल रहा है? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड as choosing the most promising and most suitable candidate to fill up the job position. सिलेक्शन का बेटा एक प्रोसेस है, जैसे अभी तक आप प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ते आए हो ना, वैसे सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है। वो क्या है सर? देखो, सबसे पहला काम है इसके अंदर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सर व्हाट इज प्रीलिमिनरी? प्रीलिमिनरी का मतलब होता है सबसे पहले, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले एक फॉर्म फिल कराएंगे, उस फॉर्म के अंदर आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशंस भरोगे, बेसिक डिटेल्स भरोगे, तो बहुत सारे लोग जो क्राइटेरिया में आएंगे ही नहीं, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। जैसे सपोज उनको ग्रेजुएट ही चाहिए, अब आपने भरा कि आप तो 12th पास हो, अभी ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप बाहर हो गए। किसी ने भरा मैं अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर कॉलेज में हूँ, थर्ड ईयर कॉलेज में, वो भी बाहर हो गए। उनको ग्रेजुएट चाहिए, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, यानी प्रोसेस शुरू होने से पहले की स्क्रीनिंग है, जहां पे अनफिट अनसुटेबल कैंडिडेट्स पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो प्रीलिमिनरी क्या है? दिस इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द फॉर्म। इनमें जो पास हो जाएंगे, जो आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, उनके 5 टेस्ट होंगे। याद करो, पत्ती टेस्ट। क्या याद रखना है? पत्ती, PATII। आओ जरा 5 टेस्ट बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सावधान इंडिया लिखो, इसको पेपर में आएगा ये, इसको लिखो सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्रॉस कर जाएंगे उनके टेस्ट होंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली बिहेवियर देखता है कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसको मुश्किल सिचुएशन में डाले तो ये भाग तो नहीं जाएगा, रोने तो नहीं लगेगा, या बहुत एक्साइटेड तो नहीं हो जाएगा। इनका बिहेवियर कैसा है वो किससे पता चलता है? पर्सनालिटी से। उसके बाद होता है बच्चों एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका पोटेंशियल बताता है कि आप कितनी जल्दी नई चीजें सीखते हो, कितनी जल्दी आप नई चीजें सीखते हो, कितनी जल्दी आप अच्छे से ग्रैब करते हो सिचुएशंस को, अपॉर्चुनिटीज को, आपका पोटेंशियल क्या है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाता है। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आपकी चेक करता है करंट स्किल्स, कि जो आपने बताया है। अब भाई किसी ने हमको बोला कि सर हम आपकी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं और हम बहुत अच्छा बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, तो आपने लिखा ना कि आप बिजनेस स्टडीज में सक्सेसफुल हो, आप बिजनेस स्टडीज में परफेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, एक आपका ट्रेड टेस्ट कराएंगे, जिससे कंडक्ट होकर उससे पता चलेगा कि आप बिजनेस स्टडीज कितनी अच्छी पढ़ाते हो, आप क्या सच में बिजनेस स्टडीज में सक्सेसफुल हो या नहीं हो। वो चीज पता करने के लिए, करंट स्किल्स चेक करने के लिए बच्चों ट्रेड टेस्ट होता है। देन वी हैव इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपका IQ, आपकी जनरल नॉलेज, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में बेसिकली हम नाम में ही है इंटरेस्ट चेक करते हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस फील्ड में, फिर उसको उधर ही जॉब में बिठाते हैं ना, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा स्टाफिंग के मतलब में कि जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई है उसको उसकी लाइकिंग वाली पोजीशन पे बिठाओ, फायदे में रहोगे, है ना। तो 5 चीजें आ गई बेटा। 5 चीजें कौन कौन सी आई? पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक हो गया? परफेक्ट। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। बढ़िया सर। अब जो लोग ये टेस्ट क्लियर करेंगे, भाई कुछ तो प्रिलिमिनरी में बाहर हो गए, कुछ टेस्ट में बाहर हो गए, जो टेस्ट क्लियर करेंगे उनका इंटरव्यू होगा 1-on-1 हायर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। तो देखो इंटरव्यू में क्या होता है, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड। ठीक है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, काफी सारी चीजें चेक होती हैं बेटा। इंटरव्यू के बाद देन उसका रेफरेंस चेक होता है, बैकग्राउंड चेक होता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि पिछली जॉब में कैसा बिहेवियर था, पिछली जॉब में किसी के साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं करा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनीज एम्प्लॉई से उसके 2-3 रेफरेंसेस मांगती है कि अपने टीचर्स के बारे में बताओ, अपने कुछ प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में बताओ। तो रेफरेंस से ना हम पता कर सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड एक्चुअल में है कैसा, समझे। तो
इंटरव्यू के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। देखो बोल रहा है इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड to give the names of two references. If the candidate qualifies the interview, then the organization prefer to check with the references about the character of the candidate. Then selection decision होता है। डिसीजन का क्या मतलब होता है बेटा कि अब हम डिसाइड करेंगे, अगर सब कुछ ओके निकला, शुरू की 4 चीजें ओके लिखनी कि प्रीलिमिनरी फाइन, टेस्ट फाइन, इंटरव्यू फाइन, बैकग्राउंड फाइन, देन डिसाइड करो कि इसको रखना है या नहीं रखना है। ठीक है। The candidate who passed the test interview references are included in the selection list and the manager select the most suitable candidate. Then medical होगा, क्योंकि देखो कंपनीज को बहुत सारी चीजें करानी पड़ती है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है एम्प्लॉय के लिए, कितना लंबा प्रोसेस है। तो कंपनीज मेडिकली भी चेक करना चाहती हैं कि क्या एम्प्लॉय सच में मेडिकली फिट है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मेडिकल टेस्ट होता है। बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर मेडिकल टेस्ट। देन जब सब ओके निकलता है फिर उनको ऑफर दे दिया जाता है। ऑफर में सारी टर्म्स कंडीशंस, उनका पेमेंट टर्म्स, सारी चीजें लिखी होती हैं। अगर सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट करता है, साइन करके वापस देता है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। देखो बोल रहा है द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिविंग जॉब ऑफर थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब आर मेंशन्ड। जनरली अ रीजनेबल टाइम इज गिवन टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। When candidate accepts the job offer, it refers to signing of the contract. While signing the contract, the employer and candidate exchange certain documents. ये बच्चों हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और इसी के साथ सिलेक्शन वाला एलिमेंट भी खत्म। रिक्रूटमेंट खत्म, सिलेक्शन खत्म। आखिरी बचा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जल्दी बताओ ट्रेनिंग का मतलब क्या? बेटा जब आपको किसी एक फील्ड में ट्रेन किया जाता है, आपको चीजें सिखाई जाती हैं, आपकी स्किल को बढ़ाया जाता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है एक फील्ड में, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। जैसे मैंने बोला कि आप आजकल गिटार सीख रहे हो, तो आपकी गिटार में ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में एक स्किल और ऐड हो गई। सपोज पहले आपको हारमोनियम आता था, अब आपने गिटार भी सीख लिया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होती चली जाएगी ना, उतना आपका डेवलपमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो डेवलपमेंट एक वाइड टर्म है। ट्रेनिंग एक स्किल की होती है, डेवलपमेंट ओवरऑल होता है। तो 2 चीजें हैं बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। जॉब परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल चाहिए, अगर आपने वो सीख ली तो आपकी ट्रेनिंग हो गई। और जितनी ज्यादा आप जॉब सीखते जाओगे, उतना आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। सिंपल। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ओवरऑल मतलब पर्सनालिटी में, नेचर में, कैरेक्टर में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज में। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ and successful employees development. Development is much wider in concept as compared to training, as training is only one part of development. ठीक है सर एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के क्या फायदे होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं? सबसे पहले बच्चों लर्निंग टाइम कम हो जाता है। सबसे पहले लर्निंग टाइम कम हो जाता है। मतलब एक स्टाफ ऐसा है जो ट्रेंड है और एक है जो अनट्रेंड है। भाई जो ट्रेंड है उसको सीखने में कम टाइम लगेगा ना यार, जो अनट्रेंड है उसको सीखने में ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। अर्निंग मोर। एक जो ट्रेंड एम्प्लॉई है वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, वो अच्छे से बेटर वे में रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसा कमा पाएगी। सिंपल सी बात है या नहीं है बेटा? उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ट्रेंड स्टाफ होता है, वहां पे वेस्टेज कम होता है, वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वहां पे कॉस्ट कम आता है, वहां पे टाइम कम लगता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ट्रेनिंग के फायदे, लर्निंग टाइम कम होगा, ज्यादा कमाएगी ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके साथ साथ कोई भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ जाए उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जैसे छुट्टी की प्रॉब्लम, छुट्टी बहुत मारते हैं एम्प्लॉइज, रिसोर्सेज का वेस्ट होना, डिससैटिस्फैक्शन होना, टीम वर्क ना होना, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड करी जा सकती हैं अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए लोगों को, है ना? बढ़िया सर एम्प्लॉइज को क्या फायदे होंगे? एम्प्लॉइज को कितने कितने फायदे होंगे? नंबर 1 बोल रहा है बेटर करियर ऑप्शंस। देखो अभी आया ना पीछे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेंड स्टाफ होता है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, तो उसका ओवरऑल करियर भी तो बेटर बनेगा ना। जितना ज्यादा चीजें सीखेगा उतना बेटर होता चला जाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं एक अच्छे करियर की तरफ वो बढ़ता है। तो बेटर करियर ऑप्शंस, ज्यादा पैसा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कमाएगी तो स्टाफ को भी अच्छी सैलरी मिलेगी जो ट्रेंड होगा। तीसरा, मोरल बूस्टेड रहता है। भाई मैं किसी ऐसे काम में चले जाऊं जो मुझे करना ही नहीं आता, तो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे की तरफ रहेगा।
लेकिन मैं अब किसी ऐसे काम में जाऊं जिसमें मैं एक नंबर टन परफेक्ट हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ रहेगा, तो मेरा मोराल बूस्टेड रहेगा। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, भाई मशीनें चलानी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, अगर मैं ट्रेंड हूं तो एक्सीडेंट ना के बराबर होंगे, मैं ट्रेंड ही नहीं हूं तो एक्सीडेंट हो सकता है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों कितने प्रकार की ट्रेनिंग हो सकती है, तो ध्यान रखना 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। व्हाट इज ऑन द जॉब? करते करते सीखना। मैं जॉब पे आ गया लेकिन मेरी साथ साथ अभी ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि कई बार आपको बेसिकली इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं कि आप आओ, इनिशियली आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे, आप सीखो, 6 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग चल रही है और उसके बाद फिर आप फाइनलाइज्ड एक्चुअल काम भी कर पाओगे। मतलब कर तो एक्चुअल काम ही रहे हो, लेकिन आपको धीरे धीरे थोड़ा सिखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर्नशिप्स, राइट। इसी तरीके से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते ही पहले 2-4 दिन 10 दिन आपको चीजों से फैमिलियर कराया जाता है, आपकी नॉलेज अपग्रेड करी जाती है, तो ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है बेटा, है ना। तो ऑन द जॉब होता है करते करते सीखना, लर्निंग वाइल डूइंग। ऑफ द जॉब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सीखो फिर जाना। जैसे सपोज गाड़ी सीखनी है आपको, आपने नई गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी आती तो है नहीं आपको, तो पहले आप जाते हो एक कार लर्निंग स्कूल में, आजकल तो बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है ही नहीं, आप अपनी फर्स्ट कार लेने वाले हो, तो पहले आप कार ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, उनके पास एक गाड़ी होगी वैसी, उसमें थोड़ा उन्होंने ब्रेक व्रेक अपने हाथ में रखी हुई होती है, तो उस पर आप पहले सीखते हो, आप पहले ट्रेन होते हो, उसके बाद फिर आप अपनी गाड़ी लेते हो। तो पहले सीखा फिर एक्चुअल काम करा, ये हो गया ऑफ द जॉब। तो देखो ऑन द जॉब क्या है? व्हेन एम्प्लॉई आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, इसको ऑन द जॉब बोलते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम द वर्क पोजीशन, आप पहले ट्रेनिंग लेते हो और फिर एक्चुअल जॉब पोजीशन पे आते हो। ऑन द जॉब में बेटा 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब में 3 तरीके की होती है। सबसे पहले तो होती है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप कहाँ चलता है बेटा? आपने देखा होगा जहां पे, जैसे सलून्स में आपने देखा होगा, कारपेंटर्स के साथ देखा होगा, पेंटर्स के साथ देखा होगा, आप देखते हो कि एक तो मास्टर वर्कर होगा जो मेन काम करेगा, और एक उसके साथ ट्रेनी होगा जो धीरे धीरे सीख रहा है ना। तो मास्टर वर्कर उसको छोटा मोटा काम कराता रहता है और वो ट्रेनी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है कि मास्टर वर्कर कैसे काम कर रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो ट्रेनी होता है वो देख देख के ऑब्जर्व कर करके धीरे धीरे सीखता है और छोटे छोटे काम से फिर वो बड़े बड़े काम करने लगता है। सलून्स में आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे, कारपेंटर्स के साथ, पेंटर्स के साथ आपने देखे होंगे, फोटोग्राफर्स के साथ चलते रहते हैं ट्रेनीज। तो बेसिकली होता क्या है, ये सब ऑन द जॉब है ना। आप सिविल सर्विसेज में देखो, जब आईपीएस बनते हैं, नए नए आईएएस बनते हैं, तो पहले उनको छोटी छोटी चीजें दी जाती हैं और वो अपने सीनियर के अंडर सीख रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको पोजीशंस दी जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देखो बोल रहा है, इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल। द मास्टर वर्कर परफॉर्म्स द जॉब, मास्टर वर्कर वो करता है और ट्रेनी उसको ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। जब लर्नर सब सीख जाता है तो फिर वो धीरे धीरे पोजीशन लेने लगता है और मास्टर वर्कर अब ऑब्जर्वर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप, मैंने आपको अभी बताया। इंटर्नशिप्स क्या होता है? जब कॉलेज के बच्चे जो भी उन्होंने थियरी सीखी है उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करने के लिए रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज, ताकि जो भी उन्होंने थियरी में सीखा है वो सब प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके, ठीक है। इसके अंदर फ्रेश आइडियाज मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को और वो बहुत छोटा सा अमाउंट देते हैं, क्योंकि देखो कैंडिडेट्स को कुछ आता भी नहीं है ना, तो उनको एक अमाउंट भी मिलता है जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड, ठीक है। स्टाइपेंड याद रखना किसको मिलता है? जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स को चांस मिलता है सीखने का। ओरिएंटेशन आप सब जानते ही हो, ओरिएंटेशन का मतलब सिंपल वेलकम करना। जॉब पे जब पहले दिन कोई आता है तो उसको सब सिखाया जाता है, सब इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलकम करते हैं, तो ये होता है बेसिकली इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी। ये बेसिकली आपके उसमें भी था, प्रोसेस में भी था, स्टाफिंग प्रोसेस में, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, वही है ये। ऑफ द जॉब में बच्चों एक ही होता है, वेस्टिब्यूल स्कूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? देखो बोल रहा है, जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरीज होती हैं जिसपे एम्प्लॉय को काम करना होता है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली उस मशीन पे भेज देंगे, अगर वो खराब हो गई, उसने तोड़ फोड़ कर दी, कुछ गड़बड़ हो गई, तो कंपनी का तो लॉस हो जाएगा। तो कंपनी एम्प्लॉय को डायरेक्टली उस मशीन पे काम नहीं कराती, पहले एक डेमो मॉडल पे कराते हैं कि भाई तू इस पे पहले सीख ले, जब तेरा ये हो जाएगा ना तब आ जियो तू असली मशीन पे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं
vestibule school. It means duplicate model of the organization. When the expensive and delicate machineries are involved, then employers avoid using on the job. एक डमी मॉडल बनाया जाता है, ओरिजिनल की जगह पहले एम्प्लॉय को उस पर ट्रेन किया जाता है, जब वो सीख जाता है फिर ओरिजिनल पे लाता है। बस इसी के साथ स्टाफिंग भी हमारा समाप्त हो जाता है बच्चों जी। अगली क्लास में मिलेंगे अकाउंटेंसी के लिए, और कल बिजनेस स्टडीज में शुरू करेंगे डायरेक्टिंग। बिजनेस स्टडीज में तुम्हारे क्विकली सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बेटा। अकाउंट्स में भी एनालिसिस वाली किताब, बस रेशो करने के बाद क्या बचता है, कंपैरेटिव कॉमन साइंस, वो भी 2-3 दिन में खत्म है। उसके बाद नई किताब शुरू करेंगे, और इको में भी मनी बैंकिंग आज हो जाएगा, तो 6 चैप्टर हो जाएंगे, मैक्रो भी आधी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।